नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पर निकलता है। यह जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े उद्योगपति, एक्टर से लेकर इमिग्रेंट तक जो अमेरिका जा रहे थे। एक बेहतर जिंदगी की तलाश में इस जहाज की कमांड संभाले थे 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर, पब्लिक और मीडिया में काफ़ी एक्साइटमेंट था इस जहाज को लेकर, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था जिसकी लेंथ थी 269 मीटर और 50 मीटर से ज़्यादा ऊंचा था। इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई थी इसे बनाने के लिए वो दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में इस जहाज को बनाने की कॉस्ट 7.5 मिलियन डॉलर आई थी, जो कि आज के हिसाब से देखे तो 400 मिलियन डॉलर के बराबर है। शिप के अंदर स्टेंड ग्लास की खिड़कियां, ऑन रेड वुड प्लेनिंग, क्योंकि इस जहाज को इतना सेफ माना गया था कि इसको बनाने वाली कंपनी जिसका नाम था व्हाइट स्टार लाइन, इस कंपनी ने इस जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉम्पिटेंट थे कि इसको लेकर उन्होंने ओपनली पब्लिक के सामने आकर कहा था कि यह जहाज अनसिंकेबल है, यानी कभी भी डूबने वाला नहीं है। बिना डूबने वाला जहाज हमारी कंपनी ने दुनिया का पहला जहाज बनाया है। लेकिन अपने सफर के लिए रवाना होने से सिर्फ 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिल जाती है। यानी जिस अंटार्कटिका ओशन में तैरकर यह टाइटैनिक अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, वहां पर बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद है। आइसबर्ग जो खतरा है इस जहाज के लिए, यह वार्निंग्स बार बार जहाज को मिल रही थी। ये वार्निंग्स कोई बड़ी चीज नहीं है, समुद्र से गुजरने वाली हर जहाज को मिलती रहती है। अक्सर अपने आसपास से गुजरने वाले जहाजों को भी रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समुद्र के इस एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ मौजूद है। अपने लक्ष्य की ओर 2 दिन के बाद में 14 अप्रैल 1912 के साथ आइस वार्निंग फिर से टाइटैनिक को मिल जाती है। लेकिन जहाज के कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और टाइटैनिक की रफ्तार को भी कम नहीं करते हैं। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तापमान भी नीचे गिरता है। इस 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह भी थी कि आज चांद बाहर नहीं आया था। बिना मून के कोई मूनलाइट भी नहीं थी, जिसके कारण विजिबिलिटी या देखने की क्षमता समुद्र के अंदर बहुत ही। उस समय जहाज के ऊपर एक क्रू नेक्स्ट होता था, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पर होता था। लुकआउट पॉइंट भी आप इसे कह सकते हो। यहाँ पर किसी क्रू मेंबर को बिठाया जाता था ताकि यहाँ पर बैठकर वह नजर रख सके कि कोई ट्रैफिक तो नहीं है या कोई आइसबर्ग का टुकड़ा सामने तो नहीं आ रहा है। जो बंदा उस रात को इस जगह पर बैठा था उसे बड़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा था। बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही थी। साथ ही रात के समय में ठंडी हवाओं की वजह से आंखों में आंसू भी आने लग जाते हैं, जिसके कारण देख पाना और भी मुश्किल हो जाता है। रात को 11:49 पर फेडरिक फ्लिट नाम का एक बंदा इस कोस्ट नेक्स्टा पर बैठा हुआ था। यह अचानक अपने सामने देखता है कि एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़, एक आइसबर्ग आ रहा है। जल्दी से 3 बार वह घंटी बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके। फिर फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर को, ब्रिज पर चिल्लाकर कहता है हमारे सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे थे, इस इंट्रोडक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम में संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत ही लेट हो चुके थे। सिर्फ 1 मिनट के बाद में 11:40 पर जहाज इस आइसबर्ग से जाकर टकरा जाता है। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज था जो कि कंपनी का कहना था कि यह जहाज कभी भी डूब नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आइसबर्ग था यह भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था, जिसकी लेंथ थी 200 बाई 400 फुट। अगर हम यूं कहें तो यह एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था और हाइट में ये क्रोज नेस्ट तक आ रहा था। इसके बाद में साइंटिस्ट ने इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन बताया था। आइसबर्ग और टाइटैनिक जहाज का टकराव जहाज के फ्रंट राइट साइड में हुआ। अगर इसको साधारण भाषा में कहा जाए तो बो के पास हुआ। करीब 10 सेकंड तक यह जहाज आइसबर्ग के साथ
घसीटता चला गया और जहाज की बॉडी के अंदर एक बड़ा सा डेंट पड़ गया। इसकी वजह से जहाज की मेन बॉडी में कुछ छोटे छोटे होल्स आ गए। आप शायद यह समझोगे कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बर्फ का टुकड़ा एक मेटल बॉडी को कैसे काट सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह कोई आइस का छोटा मोटा टुकड़ा नहीं था या बर्फ का कोई छोटा मोटा टुकड़ा नहीं था। यह बड़ा सा फाड़ था जिसे तेज रफ्तार से टकराने के कारण टाइटैनिक जहाज के अंदर छोटे छोटे होल्स हो गए, साथ ही एक बड़े हिस्से में डेंट भी पड़ गया। टकराने के कुछ ही सेकंड के बाद में जहाज के कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट तुरंत यहाँ पर यह देखने के लिए पहुंचे कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है। इस इम्पैक्ट को देखने के बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि यह जहाज तो अब डूब जाएगा। वो कम्प्लीटली शॉक में पड़ गए। इस चीज को देखकर उन्हें लगता था कि यह जहाज अनसिंकेबल है, जो कभी डूब नहीं सकता। आइसबर्ग से जो इम्पैक्ट इस जहाज को हुआ, यह दुर्भाग्य से जहाज के साइड वाले हिस्से में डेंट होने की वजह से यह बॉटम होल किसी भी काम में नहीं आया। साइड में तो सिंगल लेयर ही थी और दूसरा यह इम्पैक्ट इतना बड़ा था, 16 में से 6 वाटर कंपार्टमेंट पूरी तरीके से क्रैश हो चुके थे, इनमें पानी भर चुका था और इस जहाज की लिमिट 4 की थी, लेकिन 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब है कि इस जहाज को अब डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। यह अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा, यह कैप्टन स्मिथ ने रियलाइज कर लिया था। करीब 20 मिनट के बाद में रात को 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक डिट्रैक्ट कॉल भेजो रेडियो पर, जो अपने आसपास जहाज मौजूद होंगे वो शायद हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने के लिए आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारे खाने के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद में एक वो ट्रेस सिग्नल लगातार भेजते रहते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक उनको नहीं मिल रहा था और वह लगातार सिग्नल भेजते जा रहे थे कि अपने आसपास कोई भी जहाज हमको बचा सके। 20 मिनट के बाद में 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था वह सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की ओर, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी थी, यह जहाज पास था लेकिन फिर भी इस टाइटैनिक जहाज से 107 किलोमीटर दूर था। अगर वह अपनी टॉप स्पीड पर भी चलकर टाइटैनिक की तरफ जाएगा तो उसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 या 4 घंटे का समय लग जाएगा। जहाज के अलावा किसी भी जहाज से कोई रिस्पॉन्स अभी तक टाइटैनिक के क्रू मेंबर को नहीं मिल रहा था। इस बीच कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर्स को अब जहाज से धीरे धीरे नीचे उतारा जाए। शिप में मौजूद लाइफ बोट का इस्तेमाल करके प्रोटोकॉल के अनुसार औरत और बच्चों को पहली प्रोबेबिलिटी मिलेगी लाइफ बोट में बैठने की। जहाज में बैठे पैसेंजर्स की अगर हम बात करें तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर पैसेंजर्स मानते थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आखिर जो कंपनी ने एड्स निकाली थी वो बार बार एक ही चीज कह रही थी कि हमारा ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी कभी भी डूबने वाला नहीं है। तो जहाज के अंदर बैठे पैसेंजर्स को ऐसा ही लग रहा था कि भले ही हम आइसबर्ग से टकरा गए लेकिन जहाज डूबने वाला नहीं है। इस रीजन से जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई तो उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग ही उस लाइफ बोट में गए। आधी लाइफ बोट खाली ही पानी के अंदर उतारी गई। लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से बढ़ता चला गया। जहाज अब टिल्ट होने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर्स ने यह रियलाइज करना शुरू कर दिया कि यह जहाज डूब सकता है। और जब तक पैसेंजर्स को यह रियलाइज हुई तब तक जबरदस्ती भगदड़ जहाज के अंदर मिल चुकी थी और लोग काफी पैनिक में थे। लोग इधर उधर भीड़ में भागने लगे। करीब रात को 1 बजे पानी जहाज के अंदर इतना भर चुका था कि जहाज का आगे वाला हिस्सा पानी के अंदर डूब गया। इसकी वजह से पीछे वाला हिस्सा टाइटैनिक का पानी से बाहर आ गया। टाइटैनिक जहाज के अंदर 2200 के करीब लोग थे। रात को आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक जहाज से उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे, क्योंकि इस टाइटैनिक जहाज में जो लाइफ बोट रखी गई थी वह लोगों के अनुसार नहीं रखी गई थी, क्योंकि कंपनी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी
कि यह जहाज कभी डूब भी नहीं सकता और इसमें कभी लाइफ बोट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए जो पैसेंजर्स थे उनकी ज़रूरत के हिसाब से इस जहाज के अंदर लाइफ बोट उस समय थी नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने अपने भाग्य को मान लिया और वह जहाज में ही रुके रहे। आई विटनेस के अनुसार करीब 2:20 पर यह जहाज 2 हिस्सों में टूट गया और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे कि इस कभी ना डूबने वाले जहाज को पानी के अंदर डूबने में। जो जहाज में 1500 लोग मौजूद रहे वो या तो जहाज के साथ पानी में डूब गए या फिर जिन लोगों ने तैरने की कोशिश की वो हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए। साथ ही टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के बारे में कहा जाता है कि वह जहाज के डूबने के आखिरी तक अपने व्हील पर ही मौजूद रहे और जहाज के साथ ही डूब गए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। इसके साथ ही आरएमएस कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए निकला था वो इस लोकेशन पर पहुंचता है। वो इस लोकेशन पर 3:30 से 4:30 बजे के बीच पहुंचता है। इस टाइटैनिक जहाज के डिजास्टर के बाद में बहुत सारे सवाल उठे, कई कंट्रोवर्सी भी हुई और कुछ ऐसी अनजान बातें भी सामने आई जिसको लेकर सब लोग शॉक्ड रह गए। टाइटैनिक के बारे में काफी इंक्वायरीज की गई। ये सभी की सभी इंक्वायरियां कैलिफोर्नियन के कैप्टन लॉर्ड पर ब्लेम डालती है। लेकिन इतने बड़े डिजास्टर के पीछे सिर्फ इन एक आदमी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, और भी कई लोगों की गलतियां थी। एक तो टाइटैनिक जहाज को बनाने वाली कंपनी की गलती थी जिसने पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट्स जहाज के अंदर नहीं रखी, जिसके कारण इतना बड़ा डिजास्टर हो गया और लोगों को लाइफ बोट की मदद से पानी में नहीं उतारा गया। इसके अलावा भी एक दूसरी चीज थी, टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्हें हादसे के पहले दिन एक सेफ्टी ड्रिल्स करवानी थी, जिसे भी कैप्टन ने यह सोचते हुए इग्नोर कर दिया कि यह जहाज कभी डूबने वाला है ही नहीं, अनसिंकेबल जहाज है। अगली बड़ी गलती थी स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद थी रॉबर्ट हिंस की। उस रात को जब उसे संदेश मिला था कि सामने आइसबर्ग है तो जहाज के स्टीयरिंग पर जो व्यक्ति मौजूद था उसे जहाज को राइट साइड में घुमाना था, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में उस जहाज को लेफ्ट साइड की ओर घुमा दिया, जिसकी वजह से जहाज आइसबर्ग के और नज़दीक पहुंच गई और सीधी आइसबर्ग से जा टकराई। तो यह थी टाइटैनिक की पहली यात्रा जो हमने आपको इस वीडियो में समझाई। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।